नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर देश को बोलना जरूरी है, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है आपसे, हमारे इस देश से और देश के इस परिस्थिति से जो राजनीतिक मुद्दा होने के कारण इस पर अब देश हित से ज्यादा राजनीति हो रही। जी हां, हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, क्या देश भर की नदियों को जोड़ना चाहिए। जिस मुद्दे पर स्वतंत्र पूर्व काल से इस पर चर्चा होती रही है और कई सरकारों ने संसद से लेकर कई जगह पर इस विषय पर बात की, बल्कि सरकार ने निर्णय किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने निर्णय किया कि देश की नदियां जोड़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद आई इस मनमोहन सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। अतिरिक्त खर्चा और पर्यावरण की बात कहकर इसको टाला गया। अब देश में ऐसी स्थिति है कि एक तरफ सूखा है जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, तो दूसरी तरफ बाढ़ के कारण लोग मरते हैं। यह अब की नहीं, यह सालों साल की स्थिति है, क्योंकि इतने बड़े खंडप्राय देश में ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन निसर्ग में संशोधन करके या नैसर्गिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करके, जैसे हमने पानी को एक जगह से दूसरे जगह लेके गया है, वैसे कई देशों में नदियों को जोड़ने का भी काम हुआ है। भारत में यह संभव ही है, और संभव ही नहीं, इसकी अति आवश्यकता भी है। ऐसा होने के बावजूद भी इसको क्यों नहीं किया जा रहा? अगर पैसे का कारण है तो भारत में फ्लाईओवर इतने महंगे बन रहे हैं जिसकी आवश्यकता हम मानते हैं। दूसरी तरफ हम रोजगार के लिए मनरेगा ला रहे जिसमें इतना करप्शन हो रहा है। अगर इस देश के लोगों को काम देना है, यहां के संसाधनों को काम देना है, बढ़ाना है, तो ऐसे योजना में क्यों नहीं यह चर्चा हो रही है? इस योजना के बारे में कई कल्पना है। मैं तो बचपन से इसको सुनता आया हूं और मुझे बचपन से यह लगता है कि अगर नदी जोड़ने की कल्पना कोई सरकार अपने हाथ में वास्तव स्वरूप में लेना चाहे तो इस देश का व्यक्ति श्रमदान भी कर सकता है। बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े आध्यात्मिक परिवार इस देश में हैं। उनको कहा जा सकता है कि फलाना पोर्शन आप श्रमदान से करिए, और इसके लिए जरूर कई लोग आके आएंगे, क्योंकि भगीरथी है जिसने इस देश में गंगा लाई। ऐसे अद्वितीय काम, असंभव काम करने का यहां का मानस है, स्वभाव है और चरित्र है। इसका अगर सही तरीके से राष्ट्र हित में उपयोग किया जाए तो यह संभव हो सकता है। क्या कहना है आपका? सरकार तो इस विषय पर राजनीति करे कि इस योजना को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को इसका क्रेडिट न मिल जाए। या कई बार ग्रामीण क्षेत्र में भी किस्सा सुनने को मिलता है कि जब सूखा पड़ता है तो सबसे ज्यादा नेता और बाबू खुश होते हैं, क्योंकि सूखे के नाम पर जो फंड आता है उसमें करप्शन करना बहुत आसान है। क्या सूखा ऐसा ही बना रहे? क्या बाढ़ ऐसी ही बना रहे? और क्या देश के जनता के हालात ऐसे ही रहे? ऐसा तो नहीं कोई शक्ति चाहती। आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। facebook.com पर /सुदर्शन न्यूज और हमारी वेब पोर्टल www.sudarshannews.com पर अब इस कार्यक्रम को देखते हुए अपनी राय को रख सकते हैं। आइए, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। नहीं उछलूंगी, सूख गए कंठगर मेरे, तो बंद बोतल मीर का पता मैं पूछ लूंगी। कितनी लाशों और कितने ढेर को कब तक मैं संभालूं और क्यों? अधमरी तो हूँ मैं सालों साल से, उम्मीद बनती ही नहीं है। सुध मेरी लो और कुछ भी नहीं लूंगी तुमसे। मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ। जी हाँ, ये एक नदी का दर्द है जिसकी पीड़ा को आज हम सब ने भुला दिया है। जिस नदी ने हमारे देश की नाम और विरासत को नई पहचान दी, जिस नदी के नाम के आश्रय से ही हम सब की पहचान दुनिया के देशों में हुई, आज हमने उसे भुला दिया है। जिसे कभी अंग्रेजों ने इंडस नदी के नाम पर हमारे देश को इंडिया कहा, तो दूसरी ओर देश प्रेमियों ने हिंडन के नाम पर इसे हिंदुस्तान कहा। मगर आज नदी अपने वजूद को बचाने के लिए तड़प रही है। देश के उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ने का पहला प्रस्ताव 1970 में पेश किया गया था। सूखी हुई नदियों की इसी तड़प को तरलता देने के लिए इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने कई बार जी तोड़ प्रयास किए, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भीषण सूखे के बाद नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए विशेष दल का गठन किया था।
5 लाख करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना थी, जिसे 2016 तक पूरा किया जाना था। मगर आज भी जमीनी हकीकत कोसों दूर है। 30 नदियों को आपस में जोड़ने की योजना इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश में नदियों को जोड़ने संबंधी महत्वाकांक्षी परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश भी दे चुकी है। ये योजना 1980 में विकसित हुई नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का सुधरा हुआ रूप है। इस योजना का मकसद था सहायक नदियों के पानी को इकट्ठा कर सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करना। आज ये परियोजना लागू हो गई होती तो महाराष्ट्र में भीषण सूखे से कुछ हद तक निजात पाई जा सकती थी। साथ ही बिहार जैसे राज्यों को हर साल बाढ़ से होने वाली माल जाल की क्षति से भी बचा जा सकता था। मगर अब तक यूपीए सरकार इस परियोजना को लागू करने के बजाय इसके ऊपर कुंडली मार कर बैठी हुई है। सरकार इस परियोजना को लागू करने में हुई देरी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हवाला दे रही है। सरकार का कहना है कि गंगा नदी के पानी के बंटवारे के बारे में दिसंबर 1996 की भारत बांग्लादेश के बीच समझौता भी हुआ था। अगर गंगा का पानी दूसरे नदियों की ओर मोड़ा गया तो इस संधि की शर्तों को कैसे पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना को लेकर सिर्फ आर्थिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि उसके साथ सामाजिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक मुद्दे भी जुड़े हैं, जिससे परियोजना को लागू करने में अड़चने आ रही हैं। साथ ही पड़ोसी देश के बीच जल विवाद का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। राज्य भी इस परियोजना को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। ओडिशा इसे मानने को तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश भी अपना कदम आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। विदेशी पूंजी पर चलने वाली कई एनजीओ भी स्थानीय निवासियों के विस्थापन के मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं, जिसके कारण राज्य सरकारें भी हिचकिचा रही हैं। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को विनाशकारी विचार कहकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये योजना देश के पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। भारत की सत्ताधारी पार्टी के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के इस बयान से प्रभावित होकर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसे मानव, आर्थिक और पारिस्थितिक विनाश बताया था। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये योजना दलगत राजनीति की भेंट चढ़ गई और नई सरकार को पुरानी सरकार के फैसले में खोट दिखाई देने लगा। मगर एक बार फिर से इस परियोजना ने सबका ध्यान खींचा है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या देश की सारी नदियों को एक साथ जोड़ा जाए। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपको बेखौफ होकर बोलना होगा। भले आप किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन ये मुद्दा देश हित में है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो अपनी राय रखिए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ, आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि नदियों को मिलाने का कार्यक्रम 1960 में प्रथम बार इसके बारे में सोचा गया, क्योंकि भारत की 65% जल धारा जो है वह समुद्र में जाकर और बेकार हो जाती है। लेकिन यह जो है भ्रष्ट नेताओं ने और नौकरशाहों ने, जो जिनका सूखा और बाढ़ में जिनकी घोटाले होते हैं, उन्होंने इस घोटाले को कायम रखने के लिए इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दिया। और धन की भी कमी नहीं थी। जब चाइना जो है अपने सारे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अपने संसाधनों, जल के संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग कर रहा है कि उसके एक भी जल, जिसे ब्रह्मपुत्र की नदी के ऊपर जो बांध बनाया जा रहा है, वह जो है भारत को नहीं दे पा रहा है जल। आज ऐसी स्थिति हो गई, भारत में पूरे विश्व की 17.5% आबादी रहती है और जल संसाधन में भारत की हिस्सेदारी पूरे विश्व में 4.3% है, जबकि चीन की विश्व में पूरी आबादी 19% है और जल की हिस्सेदारी 6.6% है। तो आज भारत की नदियों का 65% जल समुद्र में जाकर नष्ट हो जाता है। आज भारत के 40% कृषि योग्य जमीन सिंचित नहीं हो पाती और वह मानसून के ऊपर निर्भर रहती है। तो आज हर व्यक्ति को, हर राजनेता को यह प्रथम दृष्टि से देखना होगा कि जो है आज हमारा कोई भी भूभाग जो सिंचित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारा अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज जो है
भारत की 30% जनता जो एक समय ही खाती है, इसके लिए सरकार ही दोषी है, क्योंकि उसके पास कार्य क्षमता रहते हुए, सारी चीजें रहते हुए भी वो उस चीज का प्रयोग नहीं कर पा रही है। धन्यवाद। ये बिंदास की विशेषता है। हमारे कॉलर देखिए कितने प्रबुद्ध है, कितनी जानकारी के साथ वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और यही मंथन है जो देश में एक नई दिशा, ऊर्जा और चिंतन का विषय सामने रखता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार चौहान जी, मैं ग्वालियर से मनीष बोलिए। बोल रहा हूँ। और ये जो नदियों को जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ड्रीम प्लान है, इसको तो सबसे पहले पूरा होना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से कांग्रेस गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले तो इसे बिहार और असम से लेकर महाराष्ट्र तक जोड़ने की जरूरत है। पूरे देश में तो जब जोड़ेगा तब जोड़ेगा, इसको हम बाद में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन असम से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इसको जोड़ने की भी सख्त जरूरत है। सबसे पहले इसको बिहार और महाराष्ट्र में जोड़ा जाना चाहिए, ना कि पूरे देश में, ताकि लोगों को लगे कि ये योजना कितनी कारगर है और इसके द्वारा कितने फसल जो बर्बाद हुई है उसको बचाया जा सकता है। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले शुरू होना चाहिए, और महाराष्ट्र से बिहार के बीच में सबसे पहले जहाँ शुरू होती है, जहाँ सूखा है, जहाँ बाढ़ आती है। धन्यवाद। हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में इसकी योजना कैसी रहे और कहाँ पहले प्राथमिकता हो, कहाँ दूसरी प्राथमिकता हो, इतने टेक्निकल पॉइंट में नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस पर प्रिंसिपली देश इसका महत्व समझे, सैद्धांतिक तौर पर हम इस विषय के साथ पूरे देश को खड़ा करें, माहौल बने और सरकार से इसकी मांग हो। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं दलजीत सिंह बोल रहा हूँ अमृतसर से। हाँ, ये जो नदियां जोड़ने का काम है, दरअसल वाकई में बहुत अच्छा काम है। मैं पंजाब की बात करूं तो जहां पर भी पानी का लेवल, जो सबसॉइल वाटर लेवल है, बहुत नीचे जा रहा है। इसको ऊपर जो मेंटेन करने के लिए, लोगों की जो जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जहाँ ब्यास सतलुज नदी चलती है, वो हरीके में एक साथ जुड़ जाती है। हाँ, हरीके दरिया हमारा हेडवर्क्स है, और इसको ब्यास दरिया को माधोपुर से लिंक किया हुआ है, एक एमबी लिंक नहर है। ऐसे हम चाहते हैं कि सारे देश में जहां जहां भी नदियां जोड़ी जा सकती हैं, आपस में जोड़नी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। जी हाँ, नमस्कार। मैं केडी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं कहता हूँ देश की सभी नदियां लगभग उत्तर से पूर्व की ओर बहती हैं, और नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर तथा कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऐसे में ये नैसर्गिक ढलान और कैसे जोड़ा जा सकता है, मैं ये सोचने में रहता हूँ कि ये कहीं एक मुंगेरी लाल का सपना ना साबित हो। इसमें तमाम पहाड़ काटने पड़ेंगे और साइफन बनाने पड़ेंगे। ऐसे में निचले क्षेत्रों में पानी भर जाएगा और उनके डूबने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक योजना बनानी पड़ेगी। इससे पहले तालाब, झरने, तालाब, झीलें और बांधों का निर्माण करना बहुत जरूरी हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इसको तकनीक के आधार पर आज क्या असंभव है? हम चांद पर जाने की बात करते हैं। कई लाख साल पहले भगीरथ ने इस धरती पर गंगा को तो लाया ही था ना। भगीरथ प्रयास के बगैर असंभव चीजें संभव नहीं होती, इसलिए इसको दोबारा करना जरूरी है। अगले कॉलर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो पूरा प्लान बना के दिया था, लेकिन ये सरकार ने आते ही खारिज कर दिया उसको। अब सवाल ये पैदा होता है, पानी तो इस समय सबको ही चाहिए। अगर ये है नहीं तो समुद्र इतना बड़ा पड़ा है, उसमें क्यों नहीं प्लांट लगाया जाता? उस समुद्र के पानी को मीठा करके सब जगह पहुंचाइए। महाराष्ट्र में तो कम से कम जा सकता है। और ये इजराइल को देखते हैं, इस तरह उसके पास कुछ नदी नहीं, कुछ नहीं, इसी समुद्र से पानी होता है कि नहीं? हम क्यों नहीं कर सकते? ये सरकार रहेगी तो कभी नहीं हो सकता। अगर आप करना है तो खुद करिए। धन्यवाद। हाँ, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए, दुनिया भर के कई देशों से भारतीय लोग इस विषय पर अपने विषय को रखने के लिए कितने आतुर हैं और कितने मुद्दे जोड़ना चाहते हैं। असंभव कुछ नहीं है, संभव हो सकता है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। एमएमएस देखते हैं कि एमएमएस क्या कहता है। हाँ, बोलिए, बात करिए। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं असम से बोल रहा हूँ, विमलेश भट्टाचार्य जी। हाँ जी, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं सुरेश जी, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये हम लोगों का सबके लिए बहुत अच्छा है।
आज का दिन में ऐसा हो गया कि नदी को आप अगर देखेंगे तो नदी में भी बहुत मतलब ये घर और बन के एकदम पूरा भर रहा है देश का हर जगह पर। तो ये सब करने के लिए एक सरकार का जो मानसिकता इच्छा शक्ति चाहिए वो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली इसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होके सरकार का ऊपर प्रेशर डालना है। तो आपका ये कार्यक्रम का माध्यम से मैं सारे देशवासी को यही बोलना चाहता हूँ कि हम इसके लिए कि ये सरकार इस विषय पर जागे, आगे बढ़े। देश के पर्यावरणवादी उनके दिमाग में अगर कोई इसमें भ्रम हो, देश की मांग समझ नहीं रहे हो, या जो भी इस विषय पर विरोध करने वाले विदेशी एजेंट संस्थाएं हो, एनजीओ हो, तो उसका भी भंडा फोड़कर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये देश संपन्न ना हो ऐसी प्लानिंग रखने वाले कई देश या कई संस्था है और वो ऐसे विषय में खास कर आगे आती है। हमें पेट्रोल की आवश्यकता है तो हम हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से हमारे पेट्रोल लाइन कर गुजर कर ला रहे गल्फ से। अमेरिका कितने दूर किलोमीटर, कितने किलोमीटर पाइपलाइन से पेट्रोल लेके जा रहा है। दुनिया के कई देश है जो समुद्र के पानी का भी उसका उपयोग करते हैं प्रक्रिया करके। तो हम हमारे यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। अगले कॉल। जी नमस्कार, मैं काटावंजी उड़ीसा से विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। बोलिए विनोद जी। सर मेरे को ये कहना है कि हमारी कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, किंतु हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदी से नदी जोड़ने का जो मुद्दा रखा था, अगर ये सरकार भी उसको अगर करती तो बहुत अच्छी बात है। सरकार जो भी आती है और जाती है, किंतु जो सरकार अच्छी बात रखी है, दूसरी सरकार कोई भी आए उसको ग्रहण करना चाहिए और देश के अंदर में अच्छा काम बढ़ाना चाहिए। अगर ये नदी जोड़ने का काम अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया था तो मनमोहन सरकार अगर इसको काम चालू रखते तो आज हमारे देश के अंदर में जो बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, ये आज नहीं होता और देश के लिए बहुत अच्छा होता। जैसे हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर पहले सरोवर थे, उस सरोवर के कारण कुएं के अंदर में पानी आता था और आज कुएं के अंदर में पानी, सरोवर खत्म होते जा रहे हैं, वहाँ बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं और कुएं के अंदर पानी सूखते जा रहा है। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये निकाला था, आज जैसे शहरों के अंदर में रोड खराब है, किंतु उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क निकाली थी, तो आज देश के अंदर में ऐसी सड़कें बन गई है कि हमको शॉर्टकट से कहीं भी हम जा सकते हैं और शहर से लोग जाना बंद कर दिए। इसी प्रकार से अगर नदी भी जोड़ते तो आज देश के लिए बहुत अच्छा होता। और ये कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, जो भी सरकार अच्छी चीज सोचती है वो अच्छी चीज के लिए हमारे को ये चीज करना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। फेसबुक पर आई हुई प्रतिक्रिया भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लोग अपने पोस्ट में क्या कह रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। शायद इस देश में अंग्रेजों का शासन होता, नदियां तो क्या नाले भी जुड़ गए होते, दिल भी इससे बेहतर जुड़ गए होते। आजादी के बाद राम राज्य में डूबा राष्ट्र धीरे धीरे गांधी नहीं गांधीगिरी की भेंट चढ़ता गया। राष्ट्रीय हित तो दूर, परिवारवाद, दुराचार, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता गया। 2002 अटल नीति राष्ट्र हित में नदियां सड़कें जोड़ने की बात प्रमुखता से चली तो थी। सड़कों को जोड़ा गया, लेकिन नदियों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के बीच समझौता होना था। डैम बनाने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते होने थे, जिससे कृषि, सूखा, बाढ़, अकाल पानी, बिजली जैसी विकट समस्याओं का निराकरण होना था। 30 नदियों को जोड़ने की बात तो थी। अटल नीति सरकार में आते आते इंडिया साइनिंग के नारे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद राष्ट्र गरीबी भगाने और गांधी जी के खोज में व्यस्त है। देश की संसद से शेरो शायरी में मस्त है। देखो अभी देश राष्ट्र हित में जागा तो है, देश का भविष्य हाथ में गांधीगिरी के फूल छोड़कर संसद की ओर भागा तो है। नमस्कार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ भी नदी है, हाँ। लेकिन क्या है कि वहाँ का जो नेता लोग है उसको जो बहुत बदहाल बना करके रखे हुआ है, उसको भी जोड़ना जरूरी है। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है, हम आपको पूछ रहे हैं। देखिए। जल स्तर का गिरना। जिन तराई क्षेत्रों में जल स्तर काफी अंदर था, आज वहां भी जल स्तर गिर रहा है। जल स्तर का गिरना एक तरह आने वाली भयावह त्रासदी का संकेत है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले वक्त में पानी के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का कहर। हमारे देश में अलग अलग जलवायु हैं। ऐसे में अलग अलग तरह का मौसम होता है।
जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है वहां बाढ़ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। वहीं जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है वहां लोग सूखे का शिकार होते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में कमी। जो क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होते हैं वहां फसलें काफी हद तक खराब हो जाती हैं। इससे न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है बल्कि किसान भी बेरोजगार हो जाता है। ऐसे ही जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहां फसलें उगाना तो दूर, पीने का पानी तक नहीं मिलता। किसान बेरोजगार हो जाएगा। किसान को तो दोनों तरह से नुकसान होता है। बाढ़ भी उसकी फसलों को उजाड़ देती है तो सूखा फसलों के साथ साथ किसान को भी सुखा देता है। पानी के संकट का बढ़ना। आज भारत ही नहीं दुनिया में पानी का संकट सिर उठा रहा है। दुनिया के कई देश सूखे की चपेट में हैं। भारत के महाराष्ट्र में भी पानी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमने पेट्रोल तो खत्म, जैसे पेट्रोल खत्म होने की दिशा में जा रहा है, भारत में पानी भी खत्म होने की दिशा में जा रहा है और हो सकता है कि आने वाली ऐसी कई झगड़े की जड़ दंगों में और आपसी विवादों में बढ़ जाए जो पानी के कारण होंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, शिरडी के लाल को सर नमस्कार। सीपी सलमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज के मुद्दे पर मेरा विचार यह है कि सबसे पहले मुद्दा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के सम्मुख रखा। मैं यहाँ आपका ध्यान 3 विशेष मुद्दों की ओर आकृष्ट करता हूँ। नंबर 1, ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने बांध बनाया। नंबर 2, घग्गर बरसाती नदी जो चंडीगढ़ से होते हुए राजस्थान के अनूपगढ़ के रास्ते पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान उस पानी का प्रयोग भी करता है और भारत को करोड़ों रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ता है। नंबर 3, भ्रष्ट नेता कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपए डकारना इनकी नीति है। मेरा विचार यह है कि सभी नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो किसी भी राज्य को सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? महाराष्ट्र में भी पानी के लिए लोग। हेलो, नमस्कार सूरज जी, बोलिए। आंकड़ों के मुताबिक जो है भारत में प्रति वर्ष जो है 4000 क्यूबिक किलोमीटर वर्षा होती है, जिसमें से जो है 690 क्यूबिक किलोमीटर वर्षा जो है ये वर्षा का जो जल होता है इसको जो है जलाशय और बांध या फिर तालाब आदि बना के जो है संचित किया जाता है, जिसको सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है। जबकि 2000 क्यूबिक किलोमीटर जो पानी होता है वह जमीन के अंदर या पेड़ पौधे जल के माध्यम जड़ों के माध्यम से ले लेते हैं या फिर वाष्प बन के उड़ जाता है। जबकि जो अहम चीज है 1310 क्यूबिक किलोमीटर पानी ये जो है नदियों से बह के समुद्र में जाके मिल जाता है। ये बंगाल की खाड़ी या फिर इधर की ओर जाके मिल जाता है। अगर इस ओर ध्यान दिया जाए कि नहरों के द्वारा जो जितनी भी नदियां हैं उसको आपस में मिला दिया जाए तो जो 1310 क्यूबिक किलोमीटर पानी समुद्र में जाके बर्बाद हो जा रहा है, तो इसको जो है नदियों के माध्यम से सूखे स्थानों पर जो है पहुंचाया जा सकता है और सूखे से राहत मिल सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे आंकड़े आपने दिए हैं। पहले भी एक कॉलर ने प्रतिशत में इसको कहा था कि 60% पानी हमारा समुद्र में जाके एक तरीके से खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसको हम रूट कर दूसरे क्षेत्रों से लेके जाए तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी मैं मस्कत से बोल रहा हूँ। चलिए, कॉलर का आवाज शायद नेटवर्क सही नहीं है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए हैं कि देश में जो विरोधाभास की नैसर्गिक स्थिति है, एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सूखा, इसको बदलने के लिए और देश के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने में इस नैसर्गिक आपत्ति का सही पॉजिटिव उपयोग करने के लिए क्या हम देश की नदियां जोड़ सकते हैं?
अब तक के हर कॉलर ने इसका समर्थन किया है। एक कॉलर ने जरूर इसके तकनीकी आधार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये असंभव नहीं है। ये तकनीकी विषय पर साबित हो चुका है, कई देश इसको ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनके पास चलते उसके बाद हम आपको कुछ पैकेज भी दिखाएंगे। नमस्कार, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर नमस्कार, मैं मनीष अरोरा बात कर रहा हूँ रुद्रपुर उत्तरांचल से। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि यदि भारत की समस्त नदियों को आपस में जोड़ा जाता है तो यह देश के समस्त हित में ही होगा, जिससे प्रदेश राज्य जो आज पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लाभान्वित होंगे। इस तरह के नदियों को जोड़ने के उदाहरण गुजरात व छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने दिया है, जिससे उन प्रदेशों की जनता को पानी के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसानों को कृषि सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। और यह भी कहना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उनकी भी यही योजना थी कि देश की समस्त नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, ताकि देश में जो सूखाग्रस्त राज्य हैं उनको पानी की समस्या से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण हो सके और जो बाढ़ से ग्रसित प्रदेश है वहां बाढ़ से काफी हद तक निजात मिल सके। धन्यवाद। के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी नमस्कार सर। हाँ, मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हाँ सुरेश जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और यूपी के जो नदियां हैं उसके तटों को अगर हम देखें तो आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर का जो तट है वो खाली का खाली ऐसे पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है। हाँ। अगर इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, नदियों को जोड़ने के बाद उसमें पेड़ पौधे लगाए जाए तो हमारा एक तो जल का स्तर बढ़ेगा, दूसरा क्या बोलते हैं पर्यावरण के हिसाब से पेड़ पौधे इतने लगने के बाद उनसे जड़ी बूटियां और हमारा जो है ईंधन और तरह तरह के हमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। अगर सभी नदियों को जोड़ दिया जाए तो यह स्थिति समाप्त हो जाएगी कि कहीं तो लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता और कहीं बाढ़ में डूबकर जाने जाती है। अगर कोई यह कहे कि देश की सारी नदियों को जोड़ना संभव नहीं है तो हमें विश्व की महाशक्ति बनने का दावा नहीं करना चाहिए। वैसे अगर नदियों को जोड़ दिया गया तो बाढ़ राहत और सूखा राहत के नाम पर भ्रष्टाचार कैसे होगा? जय हिंद, जय भारत। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम आपको कॉलर के साथ साथ कॉलर के पहले एक पैकेज दिखाते हैं कि दोनों पक्ष इस विषय पर क्या कहते हैं। नदियों को जोड़ने की बात तो देश में आजादी के पहले ही शुरू हो गई थी, मगर आज तक देश में नदियां जोड़ी नहीं जा सकी हैं। कई सरकारों ने देश में नदियों को जोड़ने की बात की, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, मगर इस योजना के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने। एनडीए सरकार ने देश के विकास के लिए सड़कों का जाल बिछाना और नदियों को जोड़ना दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया, मगर यूपीए सरकार ने सड़क परियोजना को तो धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन नदी जोड़ने की परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी हाँ, यूपीए सरकार नदी जोड़ने की परियोजना के नफा नुकसान में ही उलझी रही। कोर्ट ने भी माना कि नदियों को जोड़ना देश हित में है, लेकिन आज भी ये परियोजना नफा और नुकसान के बीच ही लटकी हुई है। आखिर क्यों सरकार इस योजना को आगे नहीं बढ़ा रही है? तो आइए पहले देखते हैं इस योजना के फायदे के बारे में। हमारे देश में अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्र हैं, यानी अलग अलग मौसम की वजह से हर क्षेत्र की अलग अलग जलवायु रहती है। कहीं सूखा रेगिस्तान है तो कहीं पर्वतमाला, कहीं मैदानी क्षेत्र है तो कहीं बीहड़ वन क्षेत्र। कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कुछ क्षेत्रों में सूखा जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। एक और तो बाढ़ फसलों से लेकर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं पशु पक्षी बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। इससे न सिर्फ धन की हानि होती है बल्कि जन हानि भी काफी होती है। बाढ़ की वजह से उपजाऊ भूमि का भी नुकसान होता है। इससे जमीन के जल स्तर को भी काफी नुकसान होता है। बाढ़ की वजह से उपजाऊ भूमि का भी नुकसान होता है। इससे जमीन के जल स्तर को भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि बाढ़ का पानी बिना रुके समुद्र में चला जाता है। इससे जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो पीने के पानी की भी किल्लत होती है।
अगर ऐसे में नदियाँ जुड़ी हुई हो तो एक नदी के बाढ़ के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्र वाले नदी में डाला जा सकता है। इससे दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा। ना तो बाढ़ वाले क्षेत्र में त्रासदी आएगी और ना ही सूखाग्रस्त क्षेत्र में लोग बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। न सिर्फ इससे कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि जल स्तर सुधारने के साथ देश की पानी की समस्या को भी खत्म किया जा सकेगा। अमेरिका और कई यूरोपीय देश अपने यहाँ नदियों को जोड़ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग इसके विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। नदियों को आपस में न जोड़ने के इनके अपने भी कई तर्क हैं। इनका कहना है कि हमारे देश में अलग अलग जलवायु होने की वजह से नदियों को जोड़ना संभव नहीं है। इससे न सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाएगा, बल्कि नदियों में प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। देश की नदियों को जोड़ने में काफी धन खर्च होगा। नदियों का मामला राज्यों का भी बनता है। इससे कई राज्यों को आपत्ति होगी। ये लोग कहते हैं हमारे देश की जलवायु अमेरिका जैसी नहीं है, इसीलिए भारत में नदियों को जोड़ना संभव नहीं है। तो ये थे दोनों तरह के तर्क। कोई भी योजना हो, उसके नुकसान और फायदे तो होते ही हैं, लेकिन दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला करना चाहिए। वैसे तो नफा नुकसान है, लेकिन फायदा नफा कितना है और नुकसान कितना है, इसके आधार पर इसको देखा जाए। वैसे तो हमने वैसे ही निसर्ग के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। पहले नदी के किनारे शहर बसते थे और उसके कारण उसकी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी सुचारू रूप से होती थी, लेकिन अब मनमर्जी से या नेताओं के प्रभाव से शहर बनने लगे हैं और उनकी रचनाएं होने लगी है। ऐसे में नदी का पानी वहां चाहे उतना खर्चा क्यों ना किया जाए, लेकिन लाया जाता है। यही कुछ राज्यों के लिए क्यों नहीं हो सकता, यही असली सवाल है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाँ, जय भवानी, जय शिवाजी। बोलिए। बहुत ही दुख का बात है कि हमारे देश का नदी का पानी बांग्लादेश को दिया जा रहा है और हमारे ही देश में शिवसेना के मंत्री थे जिस समय और वाजपेयी जी के नेतृत्व में इसका पहल किया गया था, अधूरा रह गया। बहुत ही दुख का बात है कि हमारे ही अपने लोग पानी की तरफ रहे और बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जो समझौता कर गई थी, ज्योति बसु के टाइम में दिया गया है। बहुत ही बुरा बात हुआ है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। बोलिए। हम जी सुदर्शन टीवी से जुड़े हुए हैं जी। नमस्कार जी। ये कहना चाहते हैं जी, अटल बिहारी वाजपेयी की हमारे को ना नदियों को जोड़ने के बारे में उसने मुहिम चलाई थी। हम गगन में से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, वहाँ ना हम सूखे से मारे हैं। पाकिस्तान, हम बॉर्डर पर बैठे हैं जी पाकिस्तान पर, और नदियों की जो मुहिम चलाई थी उसको क्यों नहीं पूरा किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। इलाकों को रोड से अगर जोड़ सकते हैं, रेल से भी जोड़ सकते हैं, तो जल से क्यों नहीं? रोड और जल से जोड़ने पर हम केवल सुविधाएं पाते हैं, लेकिन यदि नदियों को जोड़ेंगे तो न केवल लोगों को जीवन उपलब्ध कराएंगे, अपितु उपज बढ़ाकर भुखमरी को समाप्त करेंगे और लोगों को जीवन सुखमय बनाएंगे। धन्यवाद। वैसे इसके लिए कहा जाता है कि भारत इतना बड़ा लोक संख्या के आधार पर इतना बड़ा मार्केट है कि ये अगर अपना स्वयं पूर्ण रहेगा अन्न धान्य के विषय में, तो फिर दुनिया के कई देशों के उत्पादकों को या उनके मार्केट को, उनके सेल को नुकसान होगा। इसलिए भारत आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। खास करके यहां सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो है खाद्यान्न की। तो 125 करोड़ लोगों के खाद्यान्न को अगर हम 10% भी दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं तो दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जिनका बाजार भारत के लिए खुल जाता है। ऐसे में करोड़ों रुपए का उनका व्यापार होगा और उनकी अब उपजीविका भारत के इस रिक्वायरमेंट पर चलेगी। इसलिए यहां पर संपन्नता ना आए। यहां की अन्न धान्य खाद्य पदार्थ जो है इसकी जरूरत बढ़ते हुए इसकी आपूर्ति की व्यवस्था यहां से ना हो, इसलिए भी कुछ एनजीओ काम करते हैं। ऐसे एनजीओ को भी एक्सपोज करने का काम आगे करना चाहिए। हम एमएमए साहब को दिखाते हैं क्या कहते हैं। कई बार मेरा कहना यह है, ये नदियों का जो जोड़ना है ये बहुत ही नेक कार्य है और ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो ख्याल है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था और वो देश की राजनीति में एक ऐसा स्थान रखते हैं कि जो सिर्फ अपने लिए ही देश के लिए काम करते थे। तो मेरा ये कहना है ये अवश्य होना चाहिए और सूखे से इससे बहुत बचा जा सकता है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या परिणाम हो सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं परिणाम। जल स्तर लगातार गिरता रहेगा। अगर हमने जल स्तर गिरने के कारणों को नहीं जाना तो इसमें आने वाले वक्त में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। इसलिए नदियों के पानी को समुद्र में जाने से रोकना होगा, जिससे जल स्तर को रोका जा सके। बाढ़ से जनधन की हानि होती रहेगी। बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में देश में बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बनती है। इससे न सिर्फ फसलें नष्ट होती हैं, बल्कि पशुओं और इंसानों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सूखे से जनजीवन अस्त व्यस्त होता रहेगा। आज महाराष्ट्र का सूखा हम सबके सामने है। वहाँ लोग पानी के लिए ट्रेनों तक को लूट रहे हैं। यही नहीं, पानी के लिए हत्याएं भी हो रही हैं। किसान बेरोजगार हो जाएगा। किसान ही है जो दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, लेकिन आज फसलों की लागत इतनी हो गई है कि वो अपना पेट तक नहीं पाल पा रहा। कभी बाढ़ किसान की फसलों को नष्ट कर देती है, तो कभी सूखे की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। पानी के लिए अपराध भी बढ़ जाएंगे। वैसे तो ऐसा भी माना जा रहा है कि पानी के लिए दुनिया में युद्ध हो सकता है। चीन ने भारत को आने वाली नदियों के पानी को बांध बनाकर रोकने की तैयारी कर दी। ये मुद्दा कई बार दोनों देशों के बीच आपसी मतभेद का मुद्दा रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी। बोलिए। किसके बारे में पूछ रहे हैं जी? हेलो जी, आप प्रणाम प्रणाम जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ एक बार से। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ एक बार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य बहुत ही पुनित कार्य है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा यह विचार लेकर आया गया था। ये बहुत ही उत्तम विचार था, लेकिन यूपी की सरकार परस्पर विरोधाभास के कारण इस विचार को आगे नहीं बढ़ा करके इसके सामने बहुत बड़ा धोखा कर रही है। नदियों को आपस में जोड़ने से महाराष्ट्र जैसे राज्य और दूसरे राज्यों में जहाँ पर सूखे की विषय का झेल। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम कॉलर को कहेंगे, बहुत से नए कॉलर होते हैं जो इंस्ट्रक्शन यहाँ हमारे कंट्रोल रूम में आपको दिए जाते हैं, कृपया उसका पालन करें। अपना नाम और आप कहां से बोल रहे हैं ये बता के डायरेक्ट बोलने को शुरू करें। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, मैं नाथूलाल सेन बोल रहा हूँ। हेलो सर। बोलते रहिए आप। हाँ सर, मैं नाथूलाल सेन बोल रहा हूँ रायपुर से। हाँ सर, मैं नदियाँ जोड़ने के ऊपर बोल रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार की मानसिकता नहीं है क्योंकि वो नदियाँ जोड़ के देश का विकास करे। ऐसा क्यों? ये पता नहीं, कोई अच्छा काम करने में ये हमेशा गवर्नमेंट पीछे रहती है। तो धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कुलभूषण खजूरिया जम्मू कश्मीर से। हाँ सर, अर्जी ये है कि अभी तक 64 साल की आजादी के बाद भारत में 30% एरिया सिर्फ सिंचित है और इजराइल में मात्र एक नदी होने से पूरा इजराइल जो है सिंचित है पूरा 100%। और पूरे विश्व में इजराइल ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर नंबर 1 है और हमारे देश में अभी तक भी जो एरिया जो 30% है और नदियों का जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमारे देश में सारा सिंचित हो जाए। और इसमें किसान भी बच जाएगा। वो जो 2.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, वो एक बड़ी संवेदना की बात है। देखना चाहिए सरकारों को कि किसानों की तरफ ये बात करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको एमएमएस दिखाते हैं कि एमएमएस क्या कहता है। आप भी एमएमएस भेज सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करके हमको ईमेल कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में बिहारी वाजपेयी जी की एक योजना थी 2002 में, नदियों से जोड़ने के लिए जरूरी है, सबके लिए इसमें फायदा है। किसानों को, ग्रामीण लोगों को सिंचाई के लिए भी जरूरत है पानी की। और इसी के साथ हमारे पास जो उपाय है उन उपायों पर भी नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन। नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए।
नदियों को आपस में जोड़ना देश की जरूरत है। इससे देश की कई दीर्घकालिक जरूरतें पूरी होंगी। सरकारें बातें करने के बजाय परियोजनाओं पर काम करें। वैसे तो यूपीए सरकार ने नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आगे बढ़ने की बात कही, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। जानकार किसी दबाव में नहीं, देश हित में योजनाओं को सही गलत बताएं। आज हमारे देश में ऐसे कई एक्सपर्ट हैं जो किसी संस्था या सरकार के दबाव में अपनी बातें कहते हैं। इससे न सिर्फ भ्रम पैदा होता है, बल्कि देश हित में उठाए जाने वाले कदमों में भी बाधा आती है। नदी जोड़ने की परियोजना का सही मूल्यांकन किया जाए। नदी जोड़ने की परियोजना के पक्ष में और विपक्ष में जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसको दरकिनार करके देश हित में दीर्घकालिक कदम उठाया जाए। किसान आगे आकर नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं का समर्थन करें। बाढ़ और सूखे से सबसे ज्यादा किसान प्रभावित होता है। अगर नदियों को आपस में जोड़ दिया गया तो इन समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकेगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बराबर पहुंचे वहां तक। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ, बिंदास बोल में डीके कोरी बोला हूँ डोंगरगढ़ से। बोलिए। हाँ, अभी जो नदियों के बारे में बोला जोड़ने का, हाँ, तो ये नदियों के जोड़ने से ये होगा कि जो प्रकृति का जो पानी आएगा वो नेचुरल जो आता है तो वो ऊपर ऊपर हो जाएगा। अभी क्या है, आबादी बढ़ने के साथ आदमी बोरिंग करके पानी निकालता है तो वो तो उससे पानी का लेवल कम हो रहा है और पानी का लेवल कम होने से उतने रेशियो में समुद्र का पानी वो मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए जलस्तर गिर जाता है। नदियों का पानी अगर उपयोग कर लिया सब जगह तो फसलों के लिए फायदेमंद होगा और दूसरा वो वाष्पीकरण के द्वारा फिर से बारिश होगी और उससे प्रकृति को नुकसान नहीं होगा और सबको फायदा होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। कई कॉलर अपने तरफ से इसके तर्कों के जवाब भी दे रहे, जो नदियों को जोड़ने के योजना को विरोध करने वाले तर्क हैं। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश खेती प्रधान देश है और इसके अंदर सब किसानों को साथ में मिलकर सरकार से ये मांग रखनी चाहिए कि भाई हमें ये जितनी देश की नदियां हैं इसे जोड़ दी जाए और एक बूंद भी पानी अपने यहाँ से बाहर ना जाए। और तो दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी इजराइल ने जो अपनाई है वो टेक्नोलॉजी एक बूंद पानी भी उनका बिगड़ता नहीं है सर। और इस तरीके से योजना हमारी सरकार बनाएगी तो हमारे देश में हरा भरा देश हो जाएगा सर और सही दिशा में देश जाएगा सर। बस यही कहना था सर। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने ड्रिपिंग सर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या देश की नदियों को जोड़ना चाहिए। अब तक के हर एक कॉलर ने इस बात का समर्थन किया है और तर्क भी दिया है कि कैसे ये फायदे में है। क्या आप मानते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? क्या इस योजना को आप राष्ट्रहित में मानते हैं? अगर मानते हैं, हाँ है, तो इसके समर्थन में आपको खड़ा होना होगा। आपका जो सांसद दिल्ली में आपका प्रतिनिधित्व करने आता है उसको आपको कहना होगा कि हमें ऐसी योजना की जरूरत है, भले वो किसी भी दल का हो। अगर कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों के कारण अगर इसको खारिज किया है कि इसका वाजपेयी को क्रेडिट ना मिले, तो कांग्रेस के सांसद जाकर कहे कि 9 साल हो गए, अब हमारी सरकार आए, अब हम इसका क्रेडिट ले सकते हैं। हम तो कहते हैं कि कोई भी क्रेडिट ले ले, लेकिन ये जनता के हित में इस निर्णय को होना जरूरी है। आप आपके सांसद को मजबूर करिए कि वो यहां लोकसभा में आके, या राज्यसभा का सांसद है तो राज्यसभा में आके इस मुद्दे पर सर्व दलों की राय बनाए। वो स्पीकर को कहे, वो राज्यसभा के
सभापति को कहे और ऐसे सारे मिलकर अगर इस विषय के लिए माहौल बनाएंगे तो पार्टी और राजनीतिक विचारों के आगे जाकर अगर इस विषय में सांसद एकर होकर बात करेंगे तो इस योजना को आगे आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत है या दबाव की जरूरत है? इच्छा शक्ति तो नहीं है, ऐसे में केवल दबाव उत्पन्न किया जा सकता है और दबाव केवल जन दबाव से ही संभव है। इसलिए आप अपने सांसद को इसके लिए मजबूर करें, यह सबसे बड़ी चीज है। जो बुद्धिजीवी है इस विषय में आर्टिकल लिखे, लेख लिखे। इस विषय पर अगर टीवी चैनलों पर आप गेस्ट के तौर पर जाते हैं या आपके जानने वाले कोई जाते हैं तो उनको भी इस विषय के समर्थन में बात करने के लिए लॉबिंग करें। ऐसे कई विषय आपको करने होंगे, तभी इस विषय पर उच्च स्तर पर कुछ हो सकता है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं राजस्थान जिला बॉर्डर कनवास से बोल रहा हूँ, गौर सिंह शेखावत। बोलिए। जी, हमारे हारूती क्षेत्र में कई 3 प्रमुख नदियां हैं राजस्थान की, लेकिन इन नदियों का सारा पानी व्यर्थ में बहकर चला जाता है। चंबल में बहता हुआ यूपी से होता हुआ निकल जाता है। अगर इस क्षेत्र में इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, भौगोलिक स्थिति भी है जोड़ने जैसी, तो सारा हारूती क्षेत्र इससे सिंचित हो जाता है और किसान जो दर दर भटकने की नौबत में है वो प्रगतिशील हो जाते हैं। आपके क्षेत्र में इसके लिए कोई प्रयास हुआ? जी, हमारे यहाँ के मंत्री महोदय हैं भरत सिंह जी, उनने इस मामले में कई बार पहल की, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं निकला। क्यों? और कई बार उनने है जो इन नदियों पे बड़े बड़े कई एनीकट बनाए जिससे जल स्तर में कुछ सुधार हुआ, लेकिन इनको आपस में जोड़ दिया जाए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सतपाल सिंह बोल रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ, ये नदियों से नदियां कभी नहीं जुड़ेंगी, कभी नहीं जुड़ेंगी। इस देश के नेता कभी नहीं इस बात। हाँ जी, हाँ बोलते रहिए आप। इस देश के नेता ये नेता नहीं है, ये बिजनेसमैन है। जब तक जमीनें बंजर होती रहेंगी ये जमीनों को खरीदते रहेंगे और किसान लोग भीख मांगते फिरेंगे। जय हिंद सर। देखिए, ये देश का एक आम आदमी है, किसान या किसानों की तरफदारी करने वाले व्यक्ति है। कितने सीधे भाषा में उन्होंने बोल दिया कि ये होगा नहीं, क्योंकि जब तक ये सूखा नहीं पड़ेगा किसान बेहाल नहीं होगा। वो पेट भरने के लिए हाथ फैलाकर जब तक खुद होके जमीन नहीं बेचेगा, नेता या उनके इन्वेस्टर उद्योगपति जब तक उन जमीनों को नहीं खरीदेंगे, उसको हरा भरा करने की योजनाएं नहीं बनेगी। इस देश के आम आदमी का अगर ये मत है, ये राय है, ये उसकी प्रतिक्रिया है, ये उसकी सोच है, या वो अपने नेताओं के और व्यवस्थाओं के बारे में ये विचार रखता है, तो इस देश की व्यवस्था को, नेता को, राजनीतिक तंत्र को इस विषय पर चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि ये इस देश का नागरिक, मतदाता और इस देश का असली मालिक है। ये मजबूर है, लेकिन इसकी मजबूरी ज्यादा दिन की नहीं रह सकती। इसके मजबूरी को अगर लूट की दिशा में, शोषण की दिशा में लेकर जाएंगे तो एक दिन एक क्रांति के लिए जरूर तैयार होगा। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मतलब ऐसा है कि अगर ये नदियां जोड़ दी जाएंगी, ठीक है, तो सूखा राहत को तो बाढ़ राहत को जो घोटाले होते हैं, तो ये कैसे कमाई करेंगे नेता लोग? हेलो, एमएमएस दिखाते हैं, कई एमएमएस हमारे पास आए हैं, उसमें से कुछ एमएमएस। नदियों को आपस में जोड़ा जाता है तो उससे पूरी दुनिया का फायदा होगा, मेरे देश का फायदा होगा। जिस तरह से नदियां आज सूखे की वजह से किसानों की फसल खत्म हो रही है, बिहार में बाढ़ आ रही है और वहां पर बाढ़ आने की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, तो लिहाजा अगर सभी नदियों को जोड़ा जाता है तो उससे सबसे पहला फायदा किसानों को होगा। एक और एमएमएस है, उसको भी देखते हैं। नदियों को जोड़े जाने की बात चल रही है, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस स्कीम की शुरुआत की थी और मेरे ख्याल से जिस भी काम से अपने देश की उन्नति हो सकती है, अपना देश विकसित हो सकता है, वो कार्य में जरूर। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। आप बिंदास बोल में बात करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपका नदियों के बारे में जो समाचार आ रहा है, हाँ मैं इसको देख रहा हूँ।
हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ जब तक हमारे देश में करप्शन खत्म नहीं होगा, ये नदियों को जोड़ने का काम कोई भी आदमी शुरू नहीं कर पाएगा। सरकार बातें बहुत बढ़ाती है, आइडिया बहुत देती है, सारे काम होते हैं, सभी जानते हैं। कहीं पे बाढ़ आता है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है। अगर नदियां सब जोड़ी जाएंगी, ना बाढ़ का समस्या रहेगी, न सूखे की समस्या रहेगी। लेकिन करप्शन जब तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि सभी मिनिस्टरों को कुछ बाढ़ रात से कुछ मिलता है, कुछ सूखा रात से कुछ मिलता है, कहीं कुछ कहीं कहीं से मिलता है, तो दोनों जगह से जब इनका रास्ता बंद हो जाएगा तो कहाँ से खाएंगे ये? असली जड़ वहां पे है ये। जब तक वो जड़ खत्म नहीं होगी, आप कितनी भी नदियों जोड़ने की आप टीवी पे कुछ भी दिखाते रहिए, कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, कुल मिलाकर हम जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम करते हैं जिसमें राजनेता ने, दल ने या सरकार ने निर्णय करना होता है, तो लोग ये करप्शन वाला विषय सामने लेकर आते हैं, जो इस देश में फिलहाल इतना बढ़ चुका है, ये दीमक की तरह सारी व्यवस्था को खोखला कर चुका है। लोगों को लगता है कि जब तक करप्शन का ये बाजार चलता रहेगा तब तक कुछ होने की संभावना नहीं है। दूसरी एक और बात जो सारे कॉलर की बातों से सामने आई कि हमारे देश में समस्या का भी एक अर्थशास्त्र है। जो भी समस्या है, उस समस्या को सुलझाना जितना जरूरी कुछ लोग समझते हैं, वैसे ही उसको ना सुलझाया जाए ऐसा भी एक वर्ग समझता है, चाहता है, और उसके लिए ना सुलझने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उस समस्या के पीछे उसका अर्थशास्त्र जुड़ा होता है, वो व्यापार का हो या भ्रष्टाचार का या राजनीतिक नाफे नुकसान का। ये ऐसा दुष्ट विचार जब तक रहेगा तब तक अच्छे विचारों को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अगले कॉलर, नमस्कार। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम आपको कहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर हमने आज प्रयास किया, आपके सामने एक मुद्दा रखा। इस पूरे मुद्दे में प्रयास यह था कि देश में कई सालों से जिस मुद्दे पर चर्चा होती रही, इधर उधर लोग बोलते हैं, कभी कभी अखबारों में पत्र लिखकर आते हैं, कभी कभी कोई आर्टिकल भी आ जाता है, तो कोई राजनेता बोल देता है, लेकिन इस विषय पर कुछ होता नहीं। कुछ प्रयास जरूर हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की। सुरेश प्रभु नाम के एक नेता को इस विषय के लिए मंत्री स्तर का दर्जा देकर, कैबिनेट का मंत्री स्तर का दर्जा देकर काम शुरू कराया। उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसका पूरा खाका तैयार किया। जो एनडीए के सहयोगी राज्य थे उनमें सहमति की बात बनी। कुछ विदेशी जो भी इसमें देश सम्मिलित थे उनके साथ पर भी आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन एक सरकार चली गई। और जैसे कि हमारे देश में होता है कि सरकार बदलती है तो नीतियां बदलती। हालांकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर सरकार वैचारिक दृष्टिकोण से भी अलग हो, वो बदलने के बावजूद भी सरकार की नीति नहीं बदलती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ राजनीतिक दल बदलते ही उसकी नीतियां बदलती है, और ऐसा ही फिर हुआ। वाजपेयी गए, मनमोहन सिंह आए और उन्होंने इस योजना को खारिज किया। उनके इस खारिज होने के साथ ही इस देश में जिन लोगों के जीवन में अब हरियाली आने की संभावना लग रही थी, वो फिर से सूखाग्रस्त होकर मुरझा गई। अब फिर सूखा है, अब फिर सूखा महाराष्ट्र जैसे संवेदनशील, राजकीय दृष्टया संवेदनशील राज्य में है, जहां पर मीडिया भी है, जहां पर बड़े बड़े राजनेता भी है, और इसलिए उस सूखे की चर्चा भी बड़े लेवल पर हो रही है। ऐसे में इस योजना को दोबारा लाने की, दोबारा पहल करने की जो चर्चा देश भर में कोने कोने में कानी फूसी में एक तरीके से शुरू हुई है, इसको हमने एक मंच देकर राष्ट्रीय मंच पर चर्चा का विषय बनाना चाहा। यह विषय हमने आज के इस कार्यक्रम में आपके सामने रखा। हम चाहे यही रहे थे कि देश में एक ऐसी बहस हो जो उपाय की दिशा में सरकार के ऊपर, लोक प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बनाए और उनको संसद में उचित फोरम पर इस विषय को रखने का प्रयास करें। मैं दोबारा आज के कार्यक्रम में उपाय के तौर पर दोहराऊंगा कि आप अपने सांसद को कहेंगे, आप अपने राजनीतिक दल को कहेंगे, आप अगर लेखक है तो इस विषय पर लेखन करेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर में पत्र लिख सकते हैं, न्यूज चैनलों में ईमेल कर सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। और अगर टीवी चैनलों पर जाने वाले गेस्ट को आप जानते हैं या आप खुद गेस्ट है, तो उनमें भी इस विषय की लॉबिंग करेंगे। हम आशा करते हैं कि ऐसा अगर हुआ तो हम इस विषय को उचित न्याय दे पाएंगे। बिंदास बोल में एक सामाजिक और इस देश के लिए आवश्यक ऐसा मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए। क्या मुद्दे हो बिंदास बोल में, या आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4,
नोएडा 201301। हमारा ईमेल आईडी है bindasbol@sudarshan.tv.com। साथ में आप हमारा फेसबुक सुदर्शन न्यूज पर, हमारा ट्विटर सुदर्शन न्यूज और हमारी वेबसाइट sudarshannews.com, इन जगह पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि वीडियो में भी आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्काइप का जैसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कई लाख लोग एक साथ प्रयास करते इसलिए हम सारे कॉल नहीं लेते। तो अगर आप अच्छे विचार 20 सेकंड में वीडियो में रिकॉर्ड कर हमको भेजे तो हम उसको जरूर चलाएंगे। हमारा मुद्दा 2 बजे ही हम अनाउंस करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर आप शुक्रवार शनिवार रविवार में 2 बजे इस मुद्दे को अनाउंस होते ही इस विषय पर अध्ययन करके अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेजते हैं तो हम इस कार्यक्रम में जरूर दिखाएंगे। आप ईमेल भी हमको कर सकते हैं और ईमेल के द्वारा भी कुछ अच्छे मुद्दे भेज सकते हैं। आपकी सारी प्रतिभा की जो अभिव्यक्ति है और ऐसे मुद्दों के मंथन में अगर उपयोग में आती है तो इस मंथन से अमृत ही निकलेगा, ऐसा हम मानते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।